हम्म। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड दैट द प्रिपरेशन एंड presentation of financial statement of an entity is the responsibility of the management of entity। ये चीज समझो कि जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन है, वो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करना मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी का काम है। ठीक है, ऑडिटर का काम बस अपना ओपिनियन देना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से। इन डूइंग सो ही हैज टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी काम को करने के लिए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी बाय इंश्योरिंग दैट, कोई भी इंसान मिसलीड मत हो जाना कि ऑडिटर का ये काम है। पहला, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस ऑफ द एंट्रीज इन द अकाउंट, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट डेटा एंट्री करने का काम नहीं है। द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, वो एविडेंस क्रिएट करके नहीं देगा, एविडेंस भी आपको ला करके देना है कि हर सेल हर परचेज का जो वाउचर होता है, ठीक है। None of the entries in the books of account has been omitted in the process of compliance, ठीक है। कोई भी बुक्स में अगर एंट्री अब ओमिट हुआ है तो बता देगा, वो करेगा नहीं। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इन द क्लियर एंड अनवेरियस, मतलब ऐसा स्टेटमेंट उसको देना है कि जो क्लियरली सबको समझ में आए। ऐसा कुछ भी लिख के नहीं देना है जिससे कोई भी एक, जिसको ऑडिट अकाउंट्स के बारे में नहीं पता है, उसको तकलीफ हो अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन, द स्टेटमेंट अमाउंट, the statement, the financial statement amounts are properly classified, described, disclosed, conformity with the accounting standard। वो बस ये देखेगा कि आप जो भी अकाउंट्स डिटेल दिए हो वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके दिए हो कि नहीं, एएस जिसको बोलते हैं। The statement of account presented a true or fair view picture of the operational result and assets and liability। और आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, सही वैल्यू सही इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं, आपके सारे एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में। ऑडिट प्रोवाइडिंग द एश्योरेंस, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिट प्रोवाइड एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा, ना कि गारंटी। ऑडिट रिपोर्ट देख करके आप अगर डिसीजन ले रहे हो और वो ऑडिट रिपोर्ट गलत निकल गया, तो ये बात पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि ऑडिट रिपोर्ट एश्योरेंस देता है, गारंटी नहीं देता है। इट्स बेसिक नेचर लाइन प्रोवाइडिंग द एश्योरेंस टू द यूजर, प्रोवाइडिंग द confidence to the user of financial statement. Such an assurance lends the credibility to the financial statement. Audited financial statement provide confidence to the user that the financial information reflected in the financial statement can be relied upon। कहा जा रहा है कि एक नॉन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुकाबले एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसा कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसपे अगर किसी ऑडिटर का रिपोर्ट बन गया है और उसके फेवर में या ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी है, तो लोगों का उस फाइनेंशियल रिपोर्ट के प्रति ट्रस्ट बढ़ जाता है। वो ट्रस्ट पॉजिटिविटी डिसीजन दे निगेटिव डिसीजन दे, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऑडिट एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। इसका मतलब होता है ऑडिट के अंदर बहुत सारा चीज है और आपको हर एक चीज का यूज करके ही ऑडिट करना है। अकाउंट्स खुद में एक सब्जेक्ट है, लॉ खुद में एक सब्जेक्ट है, बिहेवियर साइंस खुद में एक सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन एक ऑडिटर के अंदर ये सारा चीज होना चाहिए। अकाउंटेंसी तो उसको आना ही चाहिए, तभी तो ऑडिट कर पाएगा। लॉ पता होना चाहिए कि कहीं कुछ ब्रीच ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा कंपनी है। बिहेवियर साइंस, कंपनी कहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन छुपाने का कोशिश तो नहीं कर रहा। स्टैटिक्स जो डेटा बताया जा रहा है और जो चीज हो रहा है, दोनों में फर्क है या नहीं है। Since the audit financial is concerned with the financial information and sound uh,
और तभी ऐसा बोला जाता है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वे द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज साउंड knowledge of accounting principles and the fundamental requirement for the auditor of financial statement to conduct the audit express opinion। तभी बात कहा जाता है कि एक अकाउंटेंट को तो अकाउंट्स आना है वो तो पक्का है, लेकिन एक ऑडिटर को भी अकाउंट्स बेटर ढंग से आना चाहिए। और सिमिलरली उसको और दो चीज के बारे में अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, एक बिजनेस लॉ और दूसरा टैक्सेशन लॉ, जो ऑडिटर को हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में, और तब जाकर के अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर हैज टू इंटरेक्ट विद द लॉट ऑफ पर्सन। जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि बिहेवियर क्यों समझना है, ऑडिट करते हो तो ऑडिटर बहुत सारे लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो बिहेवियर से फाइंड आउट कर पाए। स्टैटिकल मेथड क्यों यूज होता है, ठीक है, वो इस वजह से यूज होता है कि मान लो कि कंपनी दिखा रहा है 1 करोड़ का सेल है, लेकिन एक्चुअल में परचेज वाउचर जो है वो हर महीना 3 या 4 ही होता है। तो एक संदेह का विषय कि कंपनी अगर हर महीना 3 बिल बना रहा है, 12 महीना में टोटल 36 बिल बनाया, और उसका सेल अगर दिखा रहा है 3 करोड़ 60 लाख, मतलब हर 10-10 लाख 20-20 लाख का पर सेल हुआ है, या फिर ऐसा हुआ भी है या नहीं, उस डेटा को देखने के लिए ये लोग यूज करता है। इकोनॉमिक्स किस काम में आता है, इकोनॉमिक्स लिखा होगा, हाँ, ये तो ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को मदद करने में आता है कि एक फाइनल डिसीजन क्या है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एक एग्जांपल बताते हैं। एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, उसका कैपिटल है 100 करोड़, ठीक है, मार्केट में हर जगह दिख रहा है वो। एक मिनट। तो एक्स वाई जेड कंपनी का टोटल कैपिटल 100 करोड़ का, और उसका मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जहां तहां दिख रहा है, तो ये दो बात से ये इकोनॉमिक डिसीजन निकलता है या ऐसा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर ये पता चलता है कि इसका जो प्रमोटर है, जो कंपनी स्टार्ट किया था, आज उसका खुद ही कंपनी में 2.5% खाली शेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बस हवाबाजी कर रहा है, कंपनी का मालिक को पता है कंपनी बहुत जल्दी डूबने वाला है, तो धीरे धीरे अपना शेयर कम करते जा रहा है, बेचते जा रहा है, तब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब जितना बात बढ़ते जाएगा उतना बात होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है, बढ़ नहीं रहा है, सबसे ज्यादा हाई है, तो क्या इस कंपनी का हमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। शेयर बहुत हाई है, वॉल्यूम कम है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कम है, तो क्या पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक फाइनल डिसीजन ऑडिटर के रिपोर्ट से हम लोग को मिलता है, और उसी चीज को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में एक लाइन में क्या है, ऑडिटिंग इज अ रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑडिटिंग रिजल्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ऑडिटिंग एंड लॉ, एन ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग द एंटिटी। जिस एंटिटी का, जिस बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हो, उस एंटिटी के रिगार्डिंग जो भी लॉ है, जैसे कि एग्जांपल हम जियो कंपनी का जा रहे हैं अगर ऑडिट करना है, तो हमको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया हर रूल्स
एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट होगा वो हमको पता होना चाहिए जनरली। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, audit is expected to be the familiar with the overall economic environment of the client। ऑडिटर को इसे अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। इससे एक और मतलब है, कंपनी तो डूब रहा है, कंपनी का मालिक बढ़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा टाइम था, विजय माल्या किंग फिशर एयरलाइंस में सैलरी नहीं दे रहा था, बट अपना बर्थडे 5 स्टार और 7 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रहा था। तो जिस कंपनी के पास देने के लिए पैसा नहीं है, उस कंपनी का फेस यानी कि प्रमोटर या शेयर होल्डर इतना खर्चा कर कैसे रहा है। ठीक है, ये सब भी डिसीजन। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल ऑफ एन ऑडिटर टू इफेक्टिव डिस्चार्ज ड्यूटीज। बिहेवियर समझना इस वजह से जरूरी है कि वो इंसान अपना ड्यूटी ढंग से निभाया है कि नहीं निभाया। स्टैटिकल और मैथमेटिकल ये हम लोग ऊपर पढ़े थे। ईडीपी क्या होता है? एक्चुअली में डीपी का मतलब होता है डेटा प्रोसेसिंग और ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अभी आया हुआ कंपनी है, या फिर कोई भी ऑनलाइन कंपनी अभी ऑनलाइन पॉपुलर हो रहा है। इन लोगों का सारा काम सब कुछ सर्वर पे हो रहा है। ठीक है, सारा डेटा इसका सर्वर पे, तो आपको सर्वर भी ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर वो सर्वर ऑपरेट करने आपको नहीं आएगा तो आपसे बहुत सारा चीज, अगर मान लो कंपनी 1 लाख पीस आईफोन अगर बेचा है तो हो सकता है अपना सेल्स बढ़ा के दिखाने के लिए वो 1.5 लाख दिखा दे, और क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा के बारे में उतना आइडिया नहीं है तो आपसे ये गलती हो जाएगा। ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा चीज है, जैसे कि एग्जांपल रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, इसका हेल्प लेता है। रेशियो एनालिसिस कैसे? किसी कंपनी का वो करंट रेशियो देखना, जो कि आइडियली 2:1 होना चाहिए था, लेकिन उस कंपनी का करंट रेशियो 1:2 है। यानी कि कंपनी का हमको करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी सबको एक बार भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। भाउचिंग का मतलब होता है, भाउचिंग होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, वेरिफिकेशन होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का। ठीक है, इन सारी चीजों का। इसमें इसको पढ़ना है, ये वाला चीज एनालिसिस है, ऊपर जो समझाएंगे नीचे वही लिखा रहेगा, एक बार देखो। In conducting the audit of the financial statement, objective of the auditor in accordance with the ASA 200। ASA 200 का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग सारा ही स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। इन सारे स्टैंडर्ड एक संग नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर है। एसए 200 में क्लियर किया गया है कि एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर क्या करने जा रहा है। तो 2 काम उसको दिया गया है मात्र। ठीक है, पहला, to obtain the reasonable assurance about whether the financial statement as whole or free from material misstatement। अब यहाँ पे 2 वर्ड है। एश्योरेंस का मतलब भरोसा, में पढ़ चुके थे। ऑडिटर को ये ऑब्टेन पता करना है, ठीक है, निकालना है और ये प्रूव करना है कि कंपनी एक रीजनेबल एश्योरेंस भरोसा दे रहा है। किस चीज से रिलेटेड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज आता है आमतौर पे।
इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये तीनों चीज में जो जो लिखा गया बात सब सही है, और ये फ्री फ्रॉम है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, और मिस स्टेटमेंट का मतलब है मिस्टेक्स। किसी भी प्रकार का मिस्टेक्स नहीं है। वेदर ड्यू टू द फ्रॉड और एरर, किसी भी रीजन से हो, फ्रॉड भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि मिस स्टेटमेंट दो तरह का होता है, ये समझ में आ रहा है, एक फ्रॉड, एक समझ में आ रहा है एरर। एरर को कहते हैं अनइंटेंशनल, गलती हो गया। फ्रॉड को कहते हैं इंटेंशनल। ऑडिटर का काम रहता है कि अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को, सूझबूझ को एप्लीकेबल करके, और उसको ये बात पता करना रहता है कि कंपनी के लिए कौन सा पॉइंट मटेरियल है और कौन सा पॉइंट इमटेरियल है, मतलब जरूरी है और कौन सा मैटर जरूरी नहीं है। दूसरा, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए एंड कम्युनिकेटेड एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस। आपका रिपोर्ट जो बनेगा, एक और ऐसे है हम लोग का SS 700, उसमें बताया गया है कि ऑडिट कैसा, ऑडिट रिपोर्ट हम लोग का कैसा होगा, ठीक है, कैसा बनाना। नहीं तो आपका ऑडिट रिपोर्ट SS 700 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो 700 वाला एक चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट, उसमें आएगा, यहाँ पे नहीं। तो ऑडिटर का मेन दो ही ऑब्जेक्टिव है। स्कोप ऑफ ऑडिटर, व्हाट इट इंक्लूडेड। स्कोप रेफर द रेंज और रीच ऑफ समथिंग। स्कोप का मतलब क्या होता है कि ऑडिट कहां तक और किन किन चीजों के बारे में देखता है। द पर्पज ऑफ एन ऑडिट इज टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। ये याद रखो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि जो पर्पज है ऑडिट का, वो कंपनी को गिराने का नहीं है, वो है कि आपके ऑडिट करने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और अपने डिसीजन को सही या गलत पोजीशन पे ले जाके खड़ा कर सके। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए। यूजर ऑफ द स्टेटमेंट में भी कौन होता है यूजर? शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बैंकर, ईटीसी। दो तरह के यूजर्स होते हैं, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय और कस्टमर, ठीक है। ये 1 मिनट के लिए कह सकती हो, हालांकि कस्टमर भी नहीं होता है, लेकिन 1 मिनट के लिए कह सकती हो कि इंटरनल यूजर्स हो गए। और जहां तक बात रहा इसका, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज और बैंक, ये सब एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल वो जो बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जो बिजनेस का ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो गवर्नमेंट, बैंक, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के एग्जांपल बता रहे हैं। ये सब डेली डेली आकर के कंपनीज के बारे में नहीं ध्यान देता है, बट शेयर होल्डर, इंप्लॉय डेली डेली आके ध्यान देता है। The following points are included in the scope of audit of the financial statement. पहला, to coverage all the aspects of entity। ऑल द एस्पेक्ट्स यानी कि फाइनेंशियल, कंपनी में जहां जहां फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है, काम हो रहा है, उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा और ऑडिटेड करेगा, ऑडिट करेगा उस चीज का, पहला काम। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल फॉर्मेशन। वो ये देखेगा कि कंपनी पे रिलायबिलिटी, रिलायबल यानी कि भरोसा और सफिशिएंट बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है कि नहीं।
प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? हम लिख दिए हैं मेरे पास डेटर 500 करोड़ है, तो ये जो 500 करोड़ का डेटर है ये कोई एक आदमी तो हो नहीं सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे जिससे आपको अपना डेट कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है, डेप्ट, उनका लिस्ट बना के दो। उसके बाद भी हमको ये बताओ कि इस लिस्ट में से कितना लोग का पेइंग हैबिट सही है और नहीं है, मतलब कौन लोग एकदम टाइम टू टाइम पे कर देते हैं या पैसा डूबने का चांसेस है, ये डिस्क्लोज करो। एक कंपनी है, उसका मैनेजमेंट कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन के फीफो मेथड से, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों अलाउ करता है, तो उसको फीफो मेथड इजी लगा, फीफो मेथड फॉलो कर लिया। लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ ऑडिटर आया तो वो इस बात को इम्फेसाइज किया, क्लियर किया कि आपको फीफो नहीं, वेटेड एवरेज मेथड से अपना स्टॉक वैल्यूएशन करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, फीफो मेथड से वैल्यू अलग आएगा और वेटेड से वैल्यू अलग आएगा। ये वैल्यू अलग आने के कारण, ठीक है, इम्पैक्ट करेगा आपका प्रॉफिट पे। जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक घटेगा उतना आपका प्रॉफिट घटेगा। यानी कि प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का, ग्रॉस प्रॉफिट का एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन होता है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा क्लोजिंग स्टॉक के साथ। तो अब कंपनी को तो सही लग रहा था फीफो मेथड, लेकिन एक्चुअल में निकला सही मेथड उस कंपनी के लिए वेटेड एवरेज मेथड। पहले मैनेजमेंट डिसीजन ले लेगा, इंटरनल कंट्रोल जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट अपने तरफ से डिसीजन ले लेगा, काम कर देगा। जो स्टेटमेंट बनाया वो स्टेटमेंट को जज करके सही है कि गलत है, ठीक है, ट्रू और फेयर है कि नहीं है, वो बात क्लियर करेगा ऑडिटर। ऐसा कौन सा चीज है जहां पे ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता है और ऑडिटर मिसगाइड भी हो सकता है? हम गए आईफोन का फैक्ट्री में ऑडिट करने, वहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन रखा है। वो मशीन अंदर से सही है कि डैमेज है, ठीक है, हो सकता है दो मशीन ऐसा सेम दिख रहा हो और इसका भी दाम हो 1 करोड़, इसका भी दाम हो 1 करोड़ रुपया, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा मशीन है अंदर से डैमेज हो, तो इसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिक घट चुका होगा, लेकिन ये लोग बढ़ा करके रखा है वैल्यूएशन। इस सिचुएशन में ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर उसको डाउट हो रहा है, वो भी होगा तब, तो एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन उसको डाउट होगा कैसे, दोनों चीज देखने में तो ऊपर से सेम ही लगेगा, और अगर डाउट हो रहा है तब वो किसी एक्सपर्ट का एडवाइस ले सकता है। पहला पॉइंट, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच fall outside the domain of his competence. For example, physical condition of certain assets like sophisticated machine cannot determine. मशीन का सही दाम क्या उसके द्वारा पता नहीं किया जा सकता। Similarly, it is not expected from an auditor to determine the suitability and life of the civil structure like building. बिल्डिंग ढंग से बना या खराब से बना इसका भी वो नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता है।
They required a different skill set which may perform by a qualified engineer in their respective field. ये सब एक अलग चीज है जो क्वालिफाइड इंजीनियर ही कर सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप उसके पास जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन authentication of document. The genuineness of document cannot be authenticated by him because he is not an expert in the field. अगर उसको डुप्लीकेट सेल्स बिल जनरेट करके दिया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पाएगा। वो ऑडिट करने गया है, उसको दिखाया जा रहा फायर लाइसेंस, और फायर लाइसेंस डुप्लीकेट है, तो वो बस फायर लाइसेंस देखेगा वो सही है कि गलत है। अगर वो कर पा रहा तो अच्छा बात है, नहीं कर पाएगा तो ये बात क्लियर है कि वो इस चीज का एक्सपर्ट तो नहीं था। ऑडिटर ऑडिटर है, ऑडिटर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है जो किसी भी चीज का जड़ तक जाए, ना उतना उसको राइट्स मिला है, ना उतना वो एग्जीक्यूट कर भी नहीं पाएगा। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से बहुत अलग है। इन्वेस्टिगेशन होता है जब कोई एक गलत चीज मिलता है, और ऑडिट किया जाता है किसी गलत चीज को ढूंढने के लिए। मतलब जहां पे ऑडिट एंड होता है वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है।